वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक रिवीजन बाय असित झा। स्टार्ट करते हैं आज के इस सीरीज़ को। ये है लेक्चर नंबर 5 आउट ऑफ 90। 90 दिन का लूसेंट कंप्लीट लूसेंट का हम लोगों ने टारगेट लिया है, तो उसमें ये 5वां दिन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री के राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति इससे पहले हम लोगों ने 4 लेक्चर में देख चुका है। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए, गुज्जर प्रतिहार वंश। राजपूत वंशों की उत्पत्ति में देखते हैं गुज्जर प्रतिहार वंश। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली व प्रतापी राजा मिहिर भोज था। इसने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सामने में आदि वराह की उपाधि ग्रहण की। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल 1036 ईस्वी में था। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य किया। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने किया 11वीं सदी के मध्य। अरब यात्री सुलेमान प्रतिहार राजा वत्सराज के शासनकाल में भारत आया था। अरब यात्री जो सुलेमान था, प्रतिहार राजा वत्सराज के शासनकाल में भारत आया था। अब गढ़वाल वंश देखते हैं, यानी राठौर राजवंश। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी थी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रखंड पंडित था, जिसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाई। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसे गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मार डाला। चाहमान या चौहान वंश। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश का प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र थी। बाद में अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अर्णवराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव 1153 से 1163 ईस्वी हुआ, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। सोमदेव विग्रहराज 4 के राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। चंद्रवरदायी पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं गौरी की हार हुई। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ, जिसमें गौरी की विजय एवं पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। परमार वंश देखते हैं। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। प्राचीन राजधानी उज्जैनी। परमार वंश का संस्थापक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक एक झील का निर्माण करवाया। नैषधीय चरित के लेखक श्रीहर्ष प्रबंधित चिंतामणि के लेखक मेरुतंग थे। राजा भोज ने चिकित्सा गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों व उनके उपयोग का उल्लेख है। नाव साहस शंखचरित के रचयिता पद्मगुप्त, 10 रूपक के रचयिता धनंजय, धनिक हलायुध एवं अमितगति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे।
कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज। भोज ने अपने राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या व विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, वह बाद चहमान वंश का और अंततः 1297 परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चहमान वंश का और अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी से सेनापति नसरत खां और उलुग खां ने मालवाक पर अधिकार कर लिया। चंदेल वंश का देखते हैं क्या। चंदेल वंश प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ती है। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था 1831 ईस्वी में। इसकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कलिंजर महोबा थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कलिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तथा उसे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित की। धंग ने जगन्नाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। धंग ने जिन्ननाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कंदरिया महादेव मंदिर के निर्माण धंग देव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया। धंग ने गंगा यमुना के संगम पर शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना आत्मसमर्पण कर दिया था। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की। इन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण किया। आल्हा उदय नामक 2 सेनानायक परमदिदेव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमदिदेव ने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर उसके मंत्री अजय देवगन ने उसकी हत्या कर दी। चंदेल वंश के शासक यशोवर्मन ने 954 ईस्वी में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर की योजना पंचायत किस्म की है। एक अर्ध मंडप, एक मंडप, एक महामंडप और एक विमान सहित गर्भगृह है। हर इस हिस्से की अपनी अलग छत है जो पीछे की ओर उठी हुई है। गर्भगृह को बाहरी दीवारों और प्रदक्षिणा पथ की बाहरी एवं भीतरी दीवारें प्रतिमाओं से सजी हुई है। बाहरी दीवारें अनेक देवी देवताओं की प्रतिमाओं तथा कामोद्दीप आकृतियों से सुसज्जित है। खजुराहो का मंदिर अपनी कामुक प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के चारों कोनों पर देवालय बने हैं, जिनमें 3 देवालय में विष्णु की और एक में सूर्य की प्रतिमा, और जिसमें देवालय छत पर बनी केंद्रीय प्रतिमा से पहचान किया जा सकता है। अब आइए देखते हैं सोलंकी वंश। सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज था। इसकी राजधानी अन्हिलवाड़ा थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। भीम प्रथम के सामंत विमल ने
आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में था। माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारूही मूर्तियों की स्थापना की। मोडेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। वह जैन धर्म का अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय के एक सामंत लवन प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया। कलचुरी और चेदी वंश कलचुरी वंश की संस्थापक कोक्कल था। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गांगेयदेव जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्के के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में रहते थे। सिसोदिया वंश देखते हैं। सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे जो मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया। खतौली का युद्ध 1518 में राणा संगा व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। खतौली का युद्ध 1518 में राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। आइए मध्यकालीन भारत देखते हैं। भारत पर अरबों का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। महमूद गजनवी के बारे में देखते हैं। 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की जिसकी राजधानी गजनी थी। अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में पीरितिगीन ने शासन किया। इसी के शासनकाल 972 से 977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। मोहम्मद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था जिसका जन्म 1 नवंबर 971 को हुआ था। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। मोहम्मद गजनी के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था। महमूद गजनी एक मूर्तिभंजक आक्रमणकारी था। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वो अपने देश लौट गया। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। इसमें जयपाल की पराजय हुई। महमूद गजनी का 1008 में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है।
महमूद गजनी ने थानेसर के चक्र स्वामिनी की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर यानी सौराष्ट्र पर हुआ। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अन्हिलवाड़ा के शासक पर महमूद गजनी ने आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद गजनवी पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। सोमनाथ भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है। यह गुजरात में अरब सागर के तट पर स्थित है। 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका पुनर्निर्माण शुरू करवाया गया। 11 मई 1951 के दिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। मोहम्मद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। महमूद गजनी की सेना में सेवंत राय और तिलक जैसे हिंदू उच्च पद पर आसीन थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उतवी तथा फारूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। अब देखते हैं मोहम्मद गौरी। गौर मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर हुआ। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 को ईस्वी को कर दी गई। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच चौहान विजयी हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच गौरी विजयी हुआ। चंदावर का युद्ध 1194 गौरी एवं जयचंद के बीच गौरी विजयी हुआ। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था। सल्तनत काल देखते हैं। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था। गुलाम को फारसी में बंदगां कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ने डाली थी। दिल्ली का कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, लाखों का दान देने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में कुतुब मीनार की पहली मंजिल बन सकी। इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिला बना दिया। फिरोज तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई, जिसके कारण फिरोज ने इसमें 2 छोटी मंजिल बनवा दी, जिससे इसमें 5 मंजिल हो गई है और ऊंचाई 9 फीट बढ़कर 234 फीट हो गई है। मंगोल के बारे में देखते हैं। मंगोल चीन के उत्तर में गोबी रेगिस्तान के निवासी थे। वह एक घूमने फिरने वाले अर्ध सभ्य जाति थी तथा उनका मुख्य पेशा घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार का मांस खाते थे। उनमें स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था, यद्यपि माँ का सम्मान करते थे। वे विभिन्न कबीलों में बटे थे। उन्हीं कबीलों में से एक में 1163 ईस्वी में तेमुचीनी उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ। तेमुचीन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ। चंगेज द ग्रेट और श्रापित द अगस्ट दोनों पुकारा जाता है। इसके पिता येसुगाई बहादुर था।
आइए देखते हैं प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सेनानायक सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने 8 महीनों तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के बाद वह बदायूं का गवर्नर ऐबक की मृत्यु के उस समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज ए सुल्तानी नामक का निर्माण दहली ए कुहना के निकट करवाया। हौज ए सुल्तानी का निर्माण दहली ए कुहना के निकट करवाया था। इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। चांदी का टंका एवं तांबा का जीतल। इक्ता प्रणाली चलाई। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, जिसे तुर्कान ए चिहलगानी नाम से जाना गया। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई। चंगेज़ खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। कहाँ के सम्राट थे वो? ख्वारिज्म के सम्राट। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। यह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला शासिका बनी, जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा यानी काबा, कुलाह यानी टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर अखूर घोड़ा का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मोइजुद्दीन बहरामशाह को बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं द्वारा कैथल के पास कर दी गई। बहरामशाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान पद से हटाकर नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। नसरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ किया। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान चिहलगामी का विनाश बलबन ने किया। बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। सीरी नामक एक नया नगर बलबन ने बसाया था। राज दरबार में सिजदा तथा पैबोस की प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज यानी फारसी साल का पहला दिन उत्सव को प्रारंभ कराया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं दरख्त की नीति का पालन किया। नसीरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की। बलबन आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे।
गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स था। खिलजी वंश 1290 से 1320। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाई। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजे व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर प्रयाग में कर दी। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन का बचपन का नाम अली तथा गुरसास्प था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी। घोड़े दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। इसने खम्स यानी लूट के धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 के स्थान पर 3/4 कर दिया। इसने व्यापारियों की में बेईमानी को रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सिरी का किला व हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन ने करवाया था। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया। सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। उसका जन्म पटियाली, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास 1252 ईस्वी में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली के सुल्तानों के दरबार में रहे। इन्हें तोतिए हिंद, भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। सितार एवं तबला के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। इन्होंने ही भारतीय संगीत में कव्वाली गायन को प्रचलित किया। साथ ही इन्हें कई प्रकार के आधुनिक रागों जैसे तिलक, साजगिरी, सरपादा आदि को प्रचलित करने का श्रेय प्राप्त है। इन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। इनकी रचना दीवान, फारसी में कविताओं का संग्रह, नूह सिपेदार एवं मसनवी देवल रानी खिज्र खां दुखद प्रेम कथा है। ठीक है। श्रोत NCERT वर्ग 11। बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद क्रमानुसार इस प्रकार हैं। दीवान ए रियासत यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। सहना ए मंडी, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक। बरीद, बाजार के अंदर घूम कर बाजार का निरीक्षण करता था। मुनहियान व गुप्तचर, गुप्त सूचना प्राप्त करता था। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीश नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। कौन? परवाना नवीश नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। सहना ए मंडी, यहाँ खाद्यान्नों की बिक्री हेतु लाया जाता था। सराय ए अदल, यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने आती थीं। अलाउद्दीन खिलजी का आर्थिक नीति का व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख़ फिरोज शाही से मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख़ फिरोज शाही से मिलती है। खुजाइनुल फुतूह अमीर
ख्वाजनुल फतूह अमीर खुसरो रिहला ख्वाजनुल फतूह अमीर खुसरो लिखा था, रिहला इब्न बतूता लिखा था एवं फतूह सलातीन इसामी के द्वारा रचित है। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब, सेंसर एवं नाजीर नापतौल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क, इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर, चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, गढ़ी कर घर एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से लेकर 1306 ईस्वी तक मंगोल के 6 आक्रमण हुए। प्रथम आक्रमण 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में हुआ। दूसरा आक्रमण 1298 ईस्वी में सल्दी के नेतृत्व में। तीसरा आक्रमण 1299 में कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में। चौथा आक्रमण 1303 में तारगी के नेतृत्व में। पांचवा आक्रमण 1305 में अली बेग और ताहतार के नेतृत्व में एवं छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में कबक एवं इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 को हो गई। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इससे नग्न स्त्री पुरुष का संगत पसंद था। कब से कब तक कब बैठा? 1316 ईस्वी तक में बैठा। नग्न स्त्री पुरुष का संगत पसंद था। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता। बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। वजीर खुसरो खां ने हत्या कर दी और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। तुगलक वंश 1320 से 1398। 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित 4 योजनाएं: दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान एवं कराचील का अभियान। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर बसाया स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। गयासुद्दीन के बाद उलुग खां यानी जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल न रखने के कारण न होना चाहिए नहीं दिया के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रत्येक मलिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था, एक जाड़े में और दूसरा गर्मी में।
मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रत्येक मलिक के सम्मान में दो पोशाक दिया करता था, एक जाड़े में और दूसरा गर्मी में। कहा जाता है कि डाक प्रबंधों के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताज़े फल खुरासान से एवं पीने के लिए गंगाजल मंगवाया जाता था। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कासा यानी फरिश्ता के अनुसार तांबा सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कासा, फरिश्ता के अनुसार कासा, बरनी के अनुसार तांबा धातुओं के सिक्के चलाए, जिनका मूल्य चांदी के रुपए टंका के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मैन्योर्स की संज्ञा दी। सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग चीन के कुबलई खां एवं ईरान के गजन खां नामक एक मंगोल शासक ने भी किया था। अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इससे अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। इसके अनुसार भारतीय डाक व्यवस्था दो प्रकार की थी। अश्व डाक व्यवस्था, जिसे उलुग कहा जाता था। दूसरी पैदल डाक व्यवस्था, जिसे दावा कहा जाता था। इसने नगरों की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री को सती होने के दृश्य का वर्णन किया है। इसके कथनानुसार सती होने के लिए सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी। महमूद तुगलक के समय जिया नक्शबी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया था। इस पुस्तक का नाम तूती नामा था, जिसमें एक तोता एक ऐसी विरहिणी नायिका को सुनाता है जिसका पति यात्रा पर गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभाशुरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी के सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरियर एवं भुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर राज्य की स्थापना की। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिल गई और उसे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे पर गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मरीन मुल्हिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजूधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 में हुआ। फिरोज शाह तुगलक का पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी में हुआ। खलीफा के द्वारा कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई। खलीफा द्वारा फिर खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपना शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज यानी लगान, खुम्स यानी युद्ध में लुटा हुआ धन यानी माल, जजिया एवं जकात को वसूल करने का आदेश दिया। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज तुगलक ने एक नया
कर सिंचाई कर भी लगाया, जो उपज क्या एक दहाई था, मतलब 1/10 भाग था। फिरोज तुगलक ने बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इसमें हिसार, फिरोजाबाद दिल्ली में, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख हैं। इसके शासनकाल में खिजराबाद, टिनिटोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ, ठीक है, कौन कौन सा, खिजराबाद, टिनिटोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ को लाकर दिल्ली में स्थापित किया। टोपरा स्थित अशोक स्तंभ का परिवहन का चित्रित वर्णन सरित ए फिरोज शाही अज्ञात में मिलता है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग, दीवान ए खैरात की स्थापना की। सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय थी 1,80,000। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग, दीवान ए बंदगान की स्थापना की। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। इसने अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही की रचना की। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। फिरोज तुगलक के नगरकोट, वर्तमान में कांगड़ा अभियान 1361 के दौरान ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से संस्कृत के 1300 ग्रंथ प्राप्त हुए। उनमें से कुछ को लगभग 300 का फारसी भाषा में अनुवाद अजीजुद्दीन किरमानी नामक फारसी के विद्वान ने किया। संस्कृत से फारसी भाषा में अनुदित सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ दलायल ए फिरोज शाही थी, जो दर्शन और नक्षत्र विज्ञान से संबंधित ग्रंथ था। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अद्धा या बिग कहा जाता था। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1338 ईस्वी में हो गई। फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के मकबरे की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोजशाह दुर्ग का निर्माण करवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। तैमूर लंग ने सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। कब? 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया। नसरुद्दीन के समय ही मलिकुसर्स पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। सैयद वंश 1414 से 1451। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां था। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण करके अपने को रैयत आला की उपाधि से खुश रखा। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भिजवाता था। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 को हो गई। खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की। यहिया बिन अहमद सर हिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्ष तक रहा। लोदी वंश 1451 से 1526। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। 19 अप्रैल 1451 को वह बहलोल
शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफ़गान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया था। वह अपने सरदारों को मकसद-ए-अली कहकर पुकारा करता था। अपने सरदारों को मकसद-ए-अली कहकर पुकारा पुकारा करता था। वह अपने सरदारों के खड़े होने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। भूमि के लिए मापन के प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाई। इस आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया। इसने मुसलमानों को तजिया निकालने व मुसलमान स्त्रियों को पीरों पर संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। संभवतः दिल्ली के सुल्तानों में सिकंदर लोदी प्रथम सुल्तान थे जो हिंदुओं के त्यौहार मुख्यतः होली में भाग लेता था। दिल्ली की मोठ मस्जिद सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री वजीर मियाँ भुइया ने 1505 ईस्वी में बनवाई थी। दिल्ली का मोठ मस्जिद कौन बनवाया था? सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री वजीर मियाँ भुइया ने 1505 ईस्वी में बनवाया था। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। इस युद्ध में वह मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान होता था। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय कौन प्रभावहीन हो गए? अमीर प्रभावहीन हो गए। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था लोदी वंश के शासनकाल में। सल्तनत में मंत्रिपरिषद को मजलिस-ए-खलवत कहा गया। मजलिस-ए-खलवत की बैठक होती थी। मजलिस-ए-खलवत सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस-ए-खलवत कहा गया और मजलिस-ए-खास में मजलिस-ए-खलवत की बैठक होती थी। बार-ए-खास इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीर, मालिकों और अन्य रसोइयों को बुलाता था। बार-ए-आजम सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। बार-ए-आजम सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। सल्तनत काल में दीवानी रियासत धार्मिक मामलों, पवित्र स्थानों तथा योग्य विद्वानों और धर्मपरायण लोगों को वजीफा देता था। इसके अध्यक्ष प्रमुख सदर होता था जो साधारणतः प्रधान काजी होता था। यह न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता था। दीवाने इंसा नामक विभाग राज्य के पत्राचार से संबंध रखता था। मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग। वजीर प्रधानमंत्री होता था। राजस्व विभाग का प्रमुख। मुसरिफ-ए-मुमालिक यानी महालेखाकार प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय व्यय का लेखा जोखा। मजूमदार उधार दिए गए धन का हिसाब रखना। खजीन कोषाध्यक्ष। आरिज-ए-मुमालिक दीवान-ए-अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख। सद्र-उस-सुदूर धर्म विभाग दान विभाग का प्रमुख। धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख सद्र-उस-सुदूर। काजी-उल-कजात सुल्तान के बाद
न्याय का सर्वोच्च अधिकारी काजी उल कजात। बरीद ए ममालिक, गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। वकील ए दर, सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल। दीवान ए खैरात, दान विभाग। दीवान ए बंदवान, दास विभाग। दीवान ए इस्तिहाक, पेंशन विभाग। दीवान ए मुख्तराज, वित्त विभाग। अलाउद्दीन खिलजी बनाने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए कोही, कृषि विभाग, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। दीवान ए अर्ज, सैन्य विभाग, बलबन द्वारा। दीवान ए बंदगान, फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए खैरात, फिरोज शाह तुगलक। और दीवान ए इस्तिहाक, फिरोज शाह तुगलक। साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों की पूर्ण जानकारी के लिए दूतों की नियुक्ति की जाती थी। ये दूत बरीद कहलाते थे। शासक के सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र लोग ही मुख्य बरीद के पद पर नियुक्त किए जाते थे। लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। यह विभाग नहर तथा सार्वजनिक भवनों का निर्माण करता था। सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नायाब या वली या मुक्ति द्वारा होता था। इक्ताओं को सीकों यानी जिलों में विभक्त किया गया था, जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था, जो एक सैन्य अधिकारी था। राजस्व कर व्यवस्था देखते हैं। उस्र, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। खराज, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। जकात, मुसलमानों पर धार्मिक कर, संपत्ति का 40वां हिस्सा। जजिया कर, गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर जो होता था उसको जजिया कहा जाता था। नोट, खम्स या लूटे हुए धन, खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था, जिस पर सुल्तान का अधिकार था, तथा शेष 4/5 भाग पर उस सैनिक अथवा खजाने को प्राप्त करने वाला व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया। सिखों को परगना में विभाजित किया गया। आमिल परगने का मुख्य अधिकारी था और मुशर्रिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी। एक शहर या 100 गांव के शासन को देखरेख अमीर ए सदा नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था। ग्राम में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग खुद छोटे जमींदार और मुखिया होते थे। ग्राम का एक पटवारी होता था। सुल्तान की अस्थायी सेना को खासखेल के नाम से जाना जाता था। खासखेल नाम दिया गया था। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक तथा राद कहा जाता था। 10 अश्वारोही, 1 सर एक खेल, 10 सर एक खेल, 1 सिपा सलार पर 1 सिपा सलार होता था। 10 सिपा सलार पर 1 अमीर होता था। 10 अमीर पर 1 मालिक होता था। 10 मालिक पर 1 खान होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने की थी। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। स्थान और प्रसिद्धि के कारण सरस्वती अच्छी किस्म की चावल के लिए, अन्हिलवाड़ा व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में, सतगांव रेशमी रजाइयों के लिए, आगरा नील उत्पादन के लिए, बनारस सोने चांदी व जड़ी काम के लिए। कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत
विजयनगर साम्राज्य। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे: कुरान, हदीस, इजमा व कयास। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्यास करने के लिए उपस्थित होता था। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया है। भूमि की नाप-जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाले भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन ने दान में दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था चांदी के टंके और तांबा के दिरहम पर आधारित थी। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। विजयनगर साम्राज्य देखेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ कमेंट फीडबैक देना हो तो कमेंट ओपन है, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग वीडियो को अंत करते हैं। ओके, जय हिंद।